गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या देखने वाले हैं? क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 है ना। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 के बारे में देखिए। चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया है? पौधों को जानिए, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में पौधों के बारे में जानने वाले हैं, है ना। हमें पौधों के बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए मिलेगी इस लेसन में, है ना। तो चलिए, इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। हमें बाहर जब भी हम निकलते हैं ना, हमें क्या करना है? बाहर निकलना है और हमें अपने चारों ओर देखना है और वहाँ हमें क्या दिखेंगे? बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे, है ना। तो उनका हमें प्रेक्षण करना है। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। अब जैसे ही हमारे आसपास हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, है ना, तो क्या होता है कि कुछ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं? धरती पर धब्बे की तरह बिछे हुए होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पत्तियां ललिमा युक्त होती है। देखा होगा आपने कि कुछ पेड़ के पौधों की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? हरी होती है, तथा कुछ की क्या होती है? ललिमा युक्त, यानी मतलब वो कलरफुल होती है ना। वो किसी भी कलर की हो सकती है। अब कुछ पौधों के फूल बड़े तथा लाल है ना। कुछ पौधों के जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं या लाल होते हैं, है ना। तो कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। तो कुछ पौधों में क्या होता है? जो पौधे के पुष्प होते हैं वो नीले कलर के भी होते हैं और कुछ में तो पुष्प ही नहीं होते, बोल रहा है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे, है ना। आपने क्या किया होगा? बोल रहा है कि अपने आसपास, अपने बगीचे में, विद्यालय के रास्ते में, है ना, बहुत सारे, और विद्यालय के प्रांगण में आपने बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा होगा। ठीक है, आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पौधे के बारे में जानना है। इस पौधे में क्या है? कई प्रकार के अंतर है ना। तो हमें उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अब चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं और इस भाग में रंग भरना है। ठीक है, ये एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक पेड़ का, एक वृक्ष का, एक पौधे का चित्र दिया गया है ना। वृक्ष नहीं बोलेंगे इसे, एक पौधा है। ठीक है, अब इसके विभिन्न भागों का हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं आप जानते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? ये होगा हमारा, क्या होगा? जड़ होगी ये, है ना। ये क्या कहलाएगी? जड़ कहलाएगी। ठीक है, एक मिनट, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए, ये क्या होगा? जड़ होगा हमारा, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जो ये ऊपरी वाला भाग होता है ना, जो ये भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है पत्ती। ठीक है, और ये जो होती है छोटे, इसे हम कली कहते हैं, है ना, जिससे फूल निकलते हैं। फिर क्या हो गया? ये फूल होते हैं, सॉरी, है ना। ये क्या है? फूल है। ठीक है, और ये छोटी पत्तियां हैं। और ये जो पत्ती और जो ये तना है, इसके बीच जो जॉइंट होता है, जहां से क्या निकलती है? पत्ती निकलती है, इसे क्या कहा जाता है? कॉर्ड कहा जाता है ना। और जो ये पत्ती और इस दूसरी शाखा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरकॉर्ड कहा जाता है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पत्ती के पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। और ये जो ऐसी निकलती है ना, ये जो तने से जो दूसरी डंडियां निकलती है उसे क्या कहा जाए, ये कौन क्या होती है, उसकी पौधे की शाखाएं होती है ना, तो ये शाखा हो गई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, एक हमारे पास और भी चित्र दिया गया है ना। देखिए, हमने रंग भरने वाला काम, आपको यहाँ क्या करना है, रंग भरना है। अब देखिए यहाँ चित्र प्रकृति भ्रमण, ये एक बगीचे में गए हैं सारे बच्चे और ये क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ों का परीक्षण कर रहे हैं, है ना। उनके तनों को देख रहे हैं, कुछ उनके पत्तियों को देख रहे हैं, कुछ छोटे पेड़ों को देख रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। हमें क्या करना है कि पौधों से मित्रता करना है ना, और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें पौधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। अब ये शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप एक में क्या बोला है, इन पौधे के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए। उन पौधों के तने और शाखाओं को क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक देखना है, जो आपसे कम लंबे हैं। अब उन पौधों के पास जाना है जो हमारी हाइट से कम हाइट के है ना। अब जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, ठीक है। अब उन पौधों को देखिए जिनकी लंबाई कितनी है, आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक ऊंचे हैं, है ना। ऐसे पेड़ के पास भी जाइए और अवलोकन कीजिए जो आपसे बहुत बड़े हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। अब क्या हुआ, हमने पौधों की लंबाई देख ली। अब क्या करना है, उनके तने का अवलोकन करना है कि इनके तने कोमल है या कठोर है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, हमें धीरे से मोड़ने का प्रयास करना है, पर ये ध्यान रखना है कि उसका जो तना है वो टूटे नहीं। अब लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। जो पौधे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका जो तना होता है वो भी बड़ा होता है, तो उनकी मोटाई को मापने का प्रयास कीजिए, बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। आपने किसी भी वृक्ष को या पेड़ को, शाखा को देखा होगा, पौधे को देखा होगा कि कुछ जो पौधे की शाखाएं हैं वो क्या होती है, तने से निकलती है ना, बहुत नीचे से निकलती है, और कुछ की शाखाएं अधिक ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं, ठीक है। आप क्या बोला कि यहाँ एक सारणी दी गई है 7.1, इसमें वर्गीकृत किया गया है ना। और आप और भी पौधों का उदाहरण लेकर 2, 3 और 1, 2, 3 कॉलम को भी भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंशों को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। अब देखिए हमारे पास यहाँ एक सारणी दी गई है ना, पौधों के संवर्ग। अब देखिए कि पौधों के कौन कौन से संवर्ग होते। देखिए फर्स्ट में लिखा है पौधे का नाम। यहाँ पर आपको पौधे के नाम दिए गए हैं, जैसे टमाटर, आम, नींबू। कॉलम 1 में उनकी ऊंचाइयां हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो टमाटर का पेड़ का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। बहुत बड़ा होता है क्या, नहीं होता, वो छोटा होता है, ठीक है। आम का पेड़ बहुत लंबा होता है और नींबू का पेड़ थोड़ा लंबा होता है ना, मीडियम। फिर देखिए कॉलम 2 में इनका तना दिया गया है। इसका जो तना है वो कैसा हरा होता है क्या, हाँ, है ना। इसका जो तना है वह हरा होता है, ठीक है। अब इनकी कोमलता देखिए, कोमलता टमाटर के तने में होती है ना। अब मोटाई में कौन सा है, आम है। आम का जो तना है वो कैसा होता है, मोटा होता है। अब कठोर कौन किसका तना होता है, टमाटर का तो होता नहीं, आम का होता है, और नींबू का भी तना कठोर होता है, ठीक है। फिर देखिए शाखाएं कहाँ से निकलती है, जो तने के आधार से। अब तने के आधार से किसकी शाखाएं निकलेगी, टमाटर की निकलती है क्या, नहीं। आम की,
तो किसकी निकलती है, नींबू की। ठीक है, तो नींबू की जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है। और तने के ऊपर से किसकी शाखाएं निकलती है, आम की, है ना। आम के पेड़ों को देखा होगा, तने के काफी ऊंचाई से इसकी शाखाएं निकलती है। ठीक है, अब पौधे के संवर्ग ये किस वर्ग में आते हैं ये देखना है। जो टमाटर है वो कैसा होता है, शाखा के रूप में होता है ना, शाखाएं निकली होती है उसकी, तो ये क्या कहलाएंगे, शाक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, आम। अब आम क्या है, बड़ा होता है और विशाल होता है, इसका तना कठोर होता है, तो ये क्या कहलाएगा, वृक्ष कहलाएगा, है ना। और नींबू, नींबू काय में आ जाएगा, झाड़ी में आ जाएगा, क्योंकि जो इसके शाखाएं है वो कैसी होती है, जड़ के आधार से ही निकलना प्रारंभ कर देती है। अब आप यहाँ पर दूसरे भी पौधों का एग्जाम्पल लेकर इसे इस कॉलम को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि हमने 7.1 सारणी में देखा। ठीक है, ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, जिनका जो तना है वह कैसा होता है, हरा होता है और कोमल होता है, वे क्या कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः छोटे होते हैं, इनकी जो हाइट है वो काफी कम होती है ना। तो देखिए ए में क्या है, जो अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं निकलती, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं निकलती। देखिए यहाँ पर जो ए में दिया गया है 7.3 का जो ए है, ये क्या है, शाक है ना, ये क्या है, शाक है। तो इसमें अधिक शाखाएं नहीं निकलती, निकलती है पर छोटी छोटी निकलती है ना। फिर बी में दिया है झाड़ी। ठीक है, झाड़ी को देखा होगा कि बहुत सारी इसमें शाखाएं निकलती है। ठीक है, और ये है तो वृक्ष है जिसका तना कठोर होता है, और क्या होता है कि इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ही ऊपर से निकलती है, और झाड़ी की शाखाएं नीचे से ही निकलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। कुछ क्या होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के समीप से निकलती है, उसके पास से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे कि कौन सा पेड़ ले ले हम, आप ले सकते हैं, कौन सा पेड़ ले सकते हैं, जैसे एक शोपीस में गार्डन में देखा होगा, जो आपके जाने आने की रास्ता रहती है, जाने आने के रास्ता के बाजू बाजू में जो लगाई जाती है, जो गांव में उसे क्या सरकारी मेहंदी के नाम से जाना जाता है ना, तो वो जो पेड़ होते हैं वो क्या झाड़ी के रूप में काम करते हैं ना। उसकी शाखाएं आपने देखी होगी कि जो तना होता है उसके कुछ ऊपर से, जो जड़ होती है उसके कुछ ऊपर से निकलती है, तने के आधार के समीप से निकलती है, जहां उसका मेन बेस होता है वहां से निकलती है। अपने गार्डन में ये पेड़ अक्सर पाए जाते हैं, है ना। फिर देखिए और एक पेड़ देखा होगा आपने, जो बिल्कुल मोरपंख की तरह ऐसा होता है, हरा हरा, जिसकी पत्तियों को हम पहले क्या होता था बुक्स में रखते थे, इससे क्या बोलते थे कि मोर आती है, इस टाइप की सोच थी हम लोगों की, है ना। तो वो पौधे को देखा होगा आपने, उसकी भी शाखाएं बहुत तने के समीप से निकलती है ना। और देखिए लालो, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, सो मुझे ब्रेक लेना पड़ा। अब देखिए क्या बोला है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। अब कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। जो उनके तने होते हैं वो कैसे होते हैं, सुदृढ़ मतलब बहुत ही कठोर होते हैं, और उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही गहरी होती है। ठीक है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती। इनकी जो शाखाएं होती है वो क्या होती है, भूमि से बहुत अधिक ऊंचाई पर निकलने लगती है ना, ऊपरी भाग से निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आम के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है ना, इनके जो शाखाएं होती है वो बहुत ही ऊंचाई से निकलती है।
उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। अब क्या करना है कि जो जैसे हमें क्या पता चल गया कि कौन कौन से पेड़ झाड़ी में आते हैं, शाख में आते हैं, वृक्ष में आते हैं, तो वही बोल रहा है कि अब इनके लक्षणों को देखते हुए आपको सारणी 7.1 के कॉलम 4 में जो पौधों का संवर्ग है उसमें भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है कि पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट जो होता है, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पेड़ है जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से है बोल रही है यहाँ पर, इसने बताया है पहेली ने, मनी प्लांट है, सेम है, लौकी है ना, और अंगूर के। ये क्या होते हैं कि बेले वाले ही होते हैं, परंतु इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है ना। तो अब हम देखेंगे कि कौन से हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जिनके तने बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं तो वह सीधे खड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। ये भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे आपने कद्दू को देखा होगा, वो कैसा होता है? भूमि पर फैल जाता है ना। जैसे मनी प्लांट को हम कोई आधार नहीं देंगे तो क्या होगा? वह नीचे ही फैल जाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो गए, तो यह नीचे ही फैल जाते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विसर्पी लताएं कहा जाता है ना। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, सेम के, लौकी, है ना। कद्दू के भी पेड़ को यदि हम सहारा दे तो उसे भी हम छत पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पौधों से, पेड़ों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट, पौधे जिन्हें जिन्हें क्या होती है? सहारे की जरूरत होती है। क्यों सहारे की जरूरत होती है? क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं, तो इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे, है ना। अपने घरों में या विद्यालय में हम बहुत सारे पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि अपने विद्यालय और घर के कुछ पौधों की देखभाल करते टाइम क्या करना है हमें, उसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष है, झाड़ी और विसर्पी लता वाले 2-2 पौधे के नाम लिखना है। अब आपको देखना है कि उसमें वृक्ष कौन से वृक्ष में कौन से पेड़ आएंगे, झाड़ी में कौन से आएंगे और विसर्पी लताओं में कौन कौन से पेड़ आते हैं। ठीक है, अब देखिए, तना में क्या बोला है। अब हम पेड़ के तने के बारे में जानेंगे। ठीक है, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अब क्या बोला है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको देखना है और उनके तने में पाई जाने वाली जो कई प्रकार की संरचनाएं हैं उनको भी देखना है। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। अब क्या करना है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अवलोकन करना है, तो अपना जो अवलोकन है वो अपने साथी के अवलोकन की, दोनों की तुलना करना है। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। ठीक है, जो तना होता है उसमें क्या होती है, क्या क्या होती है? पत्तियां होती है, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं, जो कि हमने एक चित्र में देखा था। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2 में देखिए क्या करना है हमें। आवश्यक सामग्री लेना है कुछ, जैसे कि एक ग्लास, है ना, जल, लाल स्याही, साकीय पौधा तथा एक ब्लेड लेना है। ठीक है, फिर हमें इसे कैसा करना है? गिलास को 1/3 जल से भरना है और जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डाल देना है। अब शाख के तने को गिलास में रखे, जैसे कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अब क्या करना है हमें कि जो हमने शाखा ली है ना, तो उसे हमें गिलास में डाल देना है और उसमें कुछ स्याही की बूंद डाल देनी है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में है।
अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। अब उसे क्या करना है, छोड़ देना है, दूसरे दिन देखना है कि इस शाखा का क्या होता है। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में वो रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। क्या किया बोल रहा है कि अब आपने क्या देखा कि जो शाखा थी उसके कुछ भागों में लाल रंग आपको नजर आ जाएगा, है ना। पहले कैसा था, वो हरा था, अब उसमें लाल रंग नजर आ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो लाल रंग है वो कैसे ही ऊपर चढ़ गया, है ना। अगर फिर क्या करना है कि हम इसे लंबे समय तक यदि छोड़ दे तो जो रंग है वो पत्तियों सिराओं में भी नजर आने लगेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? अब वो तो पेड़ कैसा था, हरा था, है ना। हमने उसमें पानी में लाल स्याही डाली थी, तो अब हमें ये सोचना है कि वो जो लाल स्याही है या लाल रंग है वह पूरे पौधे में कैसे पहुंचा। ठीक है, देखिए इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। आपने देखा है कि जो जल है वह तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अथवा अर्थात तना जल का संवहन करता है। जो तना है वह जल का कैसा करता है, संवहन करता है। तो उसी प्रकार लाल स्याही की भांति जल में विलीय खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जो हमने शाखा ली थी तो वो जो तना है वह जल को ऑब्जर्व करता है ना। तो उसमें जो मिले हुए खनिज लवण है या जो खनिज है वो भी जल के साथ मिलकर क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू जाते हैं, रंध्र के थ्रू चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है। अब हम जानेंगे पत्ती के बारे में कि पत्ती क्या होती है ना। पत्ती में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, उसे कौन कौन से भाग होते हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। अब अपने आसपास की कुछ पत्तियों को देखना है और अपने नोटबुक में चित्र बनाना है। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके जिनके पत्तियों का आकार, रंग और जो क्या बोला है, आकार, रंग, है ना, ये सब कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसकी आकृति, आकार और रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ पत्तियों के रंग लाल होंगे, किसी के हरा होगा, है ना, किसी का लाइट ग्रीन रहता है, किसी का डार्क ग्रीन रहता है, कोई पीली होती है, कोई गुलाबी होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के पौधों की पत्तियां अलग अलग होती है ना। उनके आकार में भी परिवर्तन होता है, किसी की छोटी पत्ती होगी, किसी की मीडियम होगी, किसी की बड़ी होगी। इस प्रकार से आप देखते हैं। ठीक है, यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, यह तने से कैसे जुड़ी होती है, क्या उसमें भी किसी पेड़ के भाग का पेड़ का भाग होता है या नहीं, ये सब देखना है। ठीक है, अब पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है, पर्णवृंत कहलाती है, जिसे हमने अभी बताया था कॉर्ड, है ना। तो ये कैसे जुड़ी होती है, पर्णवृंत के सहारे जुड़ी होती है। अब पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का हरा भाग होता है चपटा, उसे क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। ठीक है, क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? आपने देखा होगा कि जो कुछ पत्तियां होती है उसमें पर्णवृंत होते हैं और कुछ में नहीं होते। जैसे कि आप देखिए एक पत्ती का डायग्राम दिया गया है जिसमें ये पर्णवृंत, मतलब जो ये एक क्या हो गया, पेड़ हो गया जिसका ये क्या है, तना है ना। सॉरी, सीधा नहीं बन रहा है, हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए क्या है कि ये एक क्या है, पत्ती है जिसका यह क्या है, तना है। ठीक है, ये तना हो गया। ठीक है, ये तना है, ये यहाँ से अटैच है। ठीक है, पत्ती यहाँ से अटैच है, तो इस भाग को क्या कहा गया, पर्णवृंत। हमने पढ़ा था कि ये तने की और पत्ती के बीच का जो जॉइंट होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें क्या होता है कि पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है ना। कुछ पत्तियां तने से ही डायरेक्टली ऐसी निकल जाती है। ठीक है, आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, तना हो गया। ठीक है,
अब ये जो चपटा वाला भाग है ना, ये जो चपटा वाला भाग है ये क्या कहलाता है? फलक कहलाता है या पटल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। अब क्या करना है, पत्ती के बारे में और हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी छाप लेनी होगी, है ना, उसका फोटो लेना होगा। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें यह कैसे विचार करने पर मजबूर कर देता है। अब क्रियाकलाप 3 देखिए क्या बोला है। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। हमें एक पत्ती लेना है और उसे एक सफेद कागज या अपने कॉपी के पन्ने पे के नीचे रख देना है। इसे चित्र 7.9 में दर्शाया गया है, जैसे नीचे यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है इसी तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखना है। हमें कागज को अच्छे से दबाकर पकड़ लेना है और अपने पेंसिल को तिरछी पकड़िए। जो अपनी पेंसिल है उसे क्या करना है, तिरछा पकड़ना है। ठीक है, फिर उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसे नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। अब जो कागज का उस भाग को रगड़ना है जिसके नीचे पत्ती है। ठीक है, उसे धीरे धीरे हमें रगड़ना है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है ना, आपको कुछ रेखाएं दिखाई देगी और उसकी पत्ती का एक डायग्राम सा बनकर दिखाई देगा। क्या यह छाप पत्ती की तरह है? तो पत्ती का छाप है तो पत्ती की तरह ही दिखाई देगा, है ना। अब देखिए, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती की जो रेखित संरचना होती है जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है ना, ये जो बारीक बारीक आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये क्या होती है, उसकी सिराएं होती है ना, ये ऐसी निकलती है। ये बीच में एक मोटी सी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं, है ना, ये ऐसी सिराएं निकलती है। ठीक है, अब इस सिरा से भी छोटी छोटी सिराएं निकलती है, कई सारी। ठीक है, छोटी छोटी सिराएं निकलती है जो कि जाली युक्त सिरा कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं, क्या आपको पत्ती के मध्य में एक छोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। जो भी मैंने बताया है ना, जो ये पत्ती है इसके बीच से यहाँ सिरा दिखाई दे रही है आपको, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, किस सिरा को मध्य सिरा कहेंगे, इस सिरा को। ठीक है, जो मोटी सी सिरा होती है इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अब जब पत्तियों पर जो सिरा की डिजाइन बनी होती है उसे सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है ना। इसका जो सिरा विन्यास है वो कैसा है, जाल के रूप में है ना, दोनों ओर जाल जैसा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जालिका रूपी सिरा कहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। जो कुछ घास ऐसी होती है जिनका जो सिरा होती है वो कैसी, सिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है ना। इधर से एक आएगी फिर इधर से जाएगी, फिर यहाँ से एक आती है फिर इधर से एक आती है, फिर यहाँ से एक इधर से एक, है ना। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अब विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। अब कुछ पत्तियां लेना है हमें, उन्हें तोड़ना नहीं है और उनका सिरा विन्यास का अध्ययन करना है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां का कार्य क्या है। अब हम ये तो देख लिया कि पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं और उनमें उनकी जो सिराएं होती है उन्हें क्या क्या कहा जाता है। अब देखिए कि पत्तियों के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पत्तियां क्या काम करती है। क्रियाकलाप 4 में देखिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या लेनी है हमें, साक, मतलब जो पौधा है वो कैसा लेना है, साक वाला लेना है। ठीक है, फिर बोला है पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। हमें क्या करना है, पॉलीथीन के 2 पॉलीथीन लेना है जो पारदर्शी हो, है ना, पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सके, और कुछ धागा लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पत्ती दी गई है और ये दूसरी है। ठीक है, पहली पत्ती क्या है, जालिका रूपी है
और दूसरी समांतर है। जाली का रूप जैसे देखिए यहाँ से ये मध्य सिरा है, ये सिरा है और यहाँ से कुछ डिजाइन बनी हुई रहती है इसी जाली के जैसी, है ना। तो ये क्या है, जाली का युक्त सिरा विन्यास है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। हमें क्या करना है कि पत्तियों का कौन सा काम है इसको जानने के लिए हमें एक स्वस्थ पौधा लेना होगा। ठीक है, और क्या करना है, पौधे की पत्ती वाले शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देना है। हाँ, उसकी जो पत्तियों वाला जो भाग है ना, तो उसको क्या करना है, हमें जो शाखाएं हैं उसको पॉलीथीन की थैली से उसे पूरा कवर कर देना है और उसे धागे से बांध देना है। अब दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। ठीक है, अब दूसरी जो पॉलीथीन है उसके भी सिरे पर आपको क्या करना है, थैली पर धागा बांध देना है और उसे भी धूप में रख देना है। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब क्या करेंगे हम कि जो दोनों पॉलीथीन को हमने बांधा है उन दोनों पॉलीथीन को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है। अब हमने जो दो थैलियों को बांध कर रखा है उसके अंदर हमें देखना है कि क्या कुछ जल की बूंदें दिखाई दे रही है ना। किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, हमने क्या किया है, एक इसको जैसे ये चित्र में दिखाई दिया है वैसे ही हमने एक पॉलीथीन को बांधा है और दूसरी को खाली ही बांधा है। तो अब बताइए हमें कि दोनों में से कौन से पॉलीथीन में आपको जल की बूंदें दिखाई देगी, खाली वाली में दिखाई देगी या जो पौधे की शाखाओं को बांधे है उसमें दिखाई देगी। तो किस में दिखाई देगी, इस पौधे की शाखा वाली पॉलीथीन में। ठीक है, फिर देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई। क्या आप बता सकते हैं, बोल रहा है कि ये जो जल की बूंदें हैं जो पॉलीथीन में दिख रही है वे कहाँ से आती है। क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। क्रियाकलाप जब हो जाए तो आपको उस पॉलीथीन की थैली को हटा देना है। ठीक है, जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। जो जल की बूंदें है वो क्या होती है, पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकल जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यदि हमें जल को अलग करना है तो क्या करना होता है, हमें जल को उबालना होता है जो कि भाप के रूप में निकल जाती है, वाष्प के रूप में निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, है ना। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो पत्तियां होती है, जो पौधे होते हैं वे वायुमंडल में जल की अधिक मात्रा को छोड़ते हैं। ठीक है, आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में डिटेल हम 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैले को क्यों बांधा। अब जो पत्तियों के ऊपर हमने थैले को क्यों बांधा, क्या आप बिना थैली को बांधे हुए पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे करती है, क्या इसे देख सकते, नहीं देख सकते ना। तो इसी प्रक्रिया को जानने के लिए हमने ऐसा किया था। ठीक है, क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि अध्याय 5 में हमने पढ़ा था क्रियाकलाप करके कि जो जल होता है हम उसे विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी, क्या आप बता सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। सॉरी, कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, अब देखिए, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगती है। जब क्या होता है, जल वाष्प के रूप में निकलने लगता है और वह ठंडा होता है तो
जो जल की जो बूंदे है वह पॉलीथीन पर कैसे दिखाई देगी, भाप वाष्प दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी, तो वह ठंडी होकर क्या हो जाएगी, द्रव्य बन जाएगा, है ना। तो द्रव्य अवस्था में वह आपको दिखाई देगी। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। अब और भी देखना है कि पत्तियों के कौन कौन से कार्य होते हैं। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए हमें, पत्ती चाहिए, स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए होगा हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब परख नली में एक पत्ती रखी है, अब हमें एक परख नली लेना है और उसमें क्या करना है, पत्ती को रख देना है तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें। अब उसे हमें क्या करना है, एक निश्चित मात्रा में स्प्रिट को डाल देना है जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे, है ना। हमें इतना स्प्रिट डालना है कि पत्ती आसानी से डूब जाए। ठीक है, अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। अब क्या करना है कि जो पत्ती है उसे, जो परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रख देना है। ठीक है, बीकर में हमें जल भरना है आधा और उस परख नली को उसमें रख देना है। अब बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल आता। अब हमें उसे तब तक गर्म करते रहना जब तक कि पत्ती का जो हरा रंग है वो पूरा निकल नहीं जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए। अब क्या करना है, हमें परख नली से पत्ती को सावधानी पूर्वक बाहर निकालना है और उसे जल से धो देना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए। अब हमें क्या करना है कि उसे प्लेट में रखना है और आयोडीन की कुछ बूंदे डालना है। अब देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ। आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षणों से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है ना। हमने देखा था कि हमने कुछ खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था, है ना, खाद्य पदार्थों में कि इन खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका क्या किया था, हमने परीक्षण किया था। जिसके लिए हमने क्या लिया था, आयोडीन लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था और कॉस्टिक सोडा लिया था। ठीक है, तो हम देखे थे कि उसके रंग में जैसे परिवर्तन होता है उससे हमें पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है ना। जैसे कच्चे आलू में हमने लिक्विड डाला था तो उसमें से हमें उसके कलर में होने वाले परिवर्तन से पता चला था कि इसमें मंड है ना। अब आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है। अब जो आलू में जो मंड है वो पौधे के अनेक भागों से आकर के एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। आपने देखा होगा कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन बनाती है ना। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है या उपयोग करती है। तो जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो पत्तियां भोजन बनाती है वह पौधे के विभिन्न भागों द्वारा पूरे पौधे में चला जाता है। ठीक है, एक मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। जितने भी हमने क्रियाकलाप किए उसमें हमें यह पता चला कि जो तना है वो क्या करता है, पत्ती को जल पहुंचाने का काम करता है ना। तो और जो तने में जल कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आता है, जड़ से आता है। ठीक है, अब पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। जो पत्ती जल का उपयोग है वो काय के लिए करती है, भोजन बनाने के लिए करती है।
पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। इससे पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो पत्तियों से कुछ जो जल की मात्रा है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से निकल जाती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती है ना। जो तना और पत्ती है उसे जल कहाँ से मिलेगा, तो वो जल मिलता है उन्हें जड़ से। ठीक है, अब देखते हैं कि जड़ कैसी हो, जड़ कौन कौन सी होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। अब चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें ये बूझो है जो पौधे को पानी दे रहा है और ये पहली भी पौधे को पानी दे रही है। ठीक है, अब जो बूझो के पानी देने का तरीका क्या है कि जो पौधा होता है उसमें पानी कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, जड़ से आता है। और बूझो जो है वो पानी कहाँ दे रहा है, नीचे तने में, और कहाँ दे रहा है, पत्तियों को दे रहा है ना। तो इससे क्या होगा, उन्हें अच्छे से पानी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और जो पहेली है, पहेली क्या कर रही है, डायरेक्टली जड़ों में पानी दे रही है ना, तो जिससे कि जड़ तने में और तने पत्तियों में जल प्रवाहित कर देगा। ठीक है, तो पहेली का देने का तरीका सही है। ठीक है, अब देखिए पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पौधे का कौन सा भाग अंदर रहता है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब पौधे के और भी भागों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। देखिए क्रियाकलाप 6 में बोला है आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए हमें, 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, है ना, ब्लेड, कैंची और जल चाहिए। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ठीक है, अकेले नहीं, 4-5 लोगों विद्यार्थियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। अब बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। अब क्या करना है, हमें बगीचे में जाकर कोई भी खरपतवार के 2 पौधे को लेना है। अब ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि उनकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, है ना, खराब नहीं होनी चाहिए। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। अब जैसे कि इस डायग्राम में दिया है ना, खरपतवार का पौधा है ये, हमने इसे क्या किया, खरपतवार मतलब कचरा है ना, इसे हमने एक गमले में लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए जैसे दूसरे गमले में दिखाया गया है। दूसरे पौधे को कैसा किया है, काट दिया गया है। इसकी जड़ें है और इसकी जड़ें नहीं है ना। फिर क्या करना है, अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। अब चित्र जो 7.14 का बी है, इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। जो बी है जिसमें जड़ें नहीं है, हमें क्या करना है, उसे जल देना है। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ है। अब हमें देखना है कि जो जड़ वाला पौधा है और दूसरा क्या है, बिना जड़ वाला पौधा है ना, तो इन दोनों को नियमित रूप से बराबर पानी देना है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पौधा स्वस्थ रहता है ना। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी, है ना। दोनों को तो बराबर पानी दिया गया, नियमित रूप से दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। तो आपको क्या जानने मिला कि जो जड़ है वो क्या है, जो पूरा पौधा होता है उसे पानी और खाद पहुंचाने का काम करती है, जिससे कि वह पौधा स्वस्थ रहता है। और जिस पौधे में जड़ नहीं होती तो वो क्या, पौधा मुरझा जाता है। तो जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। अब जड़ का और एक कार्य जानने के लिए हम और एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए आवश्यक सामग्री क्या चाहिए हमें, मक्का और चने के बीज चाहिए, रुई चाहिए, कटोरी और जल चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या, इस क्रियाकलाप में हम क्या जानेंगे। 2 कटोरियां लीजिए। अब इसमें भीगी हुई रुई रखिए। ठीक है, एक कटोरी में क्या करना है, हमें भीगी हुई रुई रख देनी है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। अब हमें एक कटोरी में क्या करना है, चने के 3-4 बीज डालने हैं और दूसरे में मक्के को डाल देना है। अब जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। अब एक कटोरी में जो हमने, अब उसे क्या करना है कि जो रुई डाला है हमने कटोरियों में, तो उसे हमेशा जल डालकर उसे गीली रखना है, नम रखना है, जब तक कि बीज अंकुरित होकर
नवोद्भिद नहीं बन जाते जब तक कि उनमें एक अंकुर आकर थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब हमें क्या करना है, जैसे ही उसमें पूरी जड़ें निकल जाएगी तो हमें उसमें देखना है कि अब उसे क्या करना है, हमें रुई से खींचकर अलग कर लेना है। ठीक है, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? ठीक है, अब हमें देखना है कि जो जड़ है, जो नया पौधा निकला है, क्या वो इजीली उस रुई से बाहर निकल कर आता है या नहीं आता। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें कैसी होती है कि उसे हम आसानी से खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रखती है ना। जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, जो पौधा होता है उसकी उसे कैसी होती है, मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है ना। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है ना। मिट्टी में पौधे का स्थिरक मतलब वो स्थिर है, खड़ा है, तो यह प्रक्रिया क्या होगी, जड़ों का पौधे मिट्टी में स्थिर रहना स्थिरक कहलाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। जो पत्तियां हैं और जो तने हैं वह कई प्रकार के होते हैं। कुछ तने कोमल होते हैं तो कुछ कठोर होते हैं। पत्तियों की भी जो शेप साइज होता है और जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। क्या जड़ों में भी विभिन्नताएं दिखाई देती है? अब देखिए, हमने पौधे के ऊपरी भाग में तो देख लिया कि इनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है, पर क्या इसकी जड़ों में भी विभिन्नताएं होती है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 8, चित्र 7.16 का ए एवं 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, अब हम दोनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका प्रेक्षण करेंगे। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। यहाँ एक चने का पेड़ है। कौन सा है, चने का पौधा, ये निकल रहा है ना। तो इसकी जड़ों को आपको ध्यान से देखना है। और दूसरा क्या है, क्या यह चित्र 7.16 के ए के समान दिखाई दे रहा है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह। अब हमें बताना है कि ये 7.16 के ए की तरह है या बी की तरह। ठीक है, मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? अब ये जो मक्का है इसके पौधे की जड़ें कैसी है, ये सिंगल निकल कर आ रही है। अब जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। इसे क्या करना है, हमें इन डायग्राम को देखकर, इनकी जड़ों की स्थिति को देखकर हमें इसमें भरना है। ठीक है, ये काय की जड़ें हैं। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? अब जो चना और मक्के की जड़ें हैं इसमें कौन सी समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, इसमें कुछ विभिन्नताएं दिखाई दे रही है आपको, है ना। अब देखना है कि इसमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं और कौन सी समानता है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगाएं। अब हमें देखना है, देखिए एक क्या है, ये मक्का की जड़ है ना। और दूसरी कौन सी है, चने की जड़ है। ठीक है, अब इसमें भर देते हैं हम। ये क्या की जड़ है, मक्के की जड़ है, और ये चना की जड़ है। ठीक है, अब देखिए दोनों के जड़ों के निकलने में बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जड़ों में कौन कौन सा डिफरेंस है। देखिए यह जड़ कितनी प्रकार की होती है। अब क्रियाकलाप 9 में देखेंगे कि खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। ठीक है, अब हमें खुले मैदान में जाना है जहां पर बहुत सारे जो खरपतवार है वो उग रहे होंगे। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। अब क्या करना है कि हमें 2-3 प्रकार के पेड़ खोदने हैं और उनके जड़ों को धोकर उनका निरीक्षण करना है। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह है या बी की तरह है ना। किसी की जड़ें ए की तरह होगी या किसी की जड़ें बी की तरह होगी। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, है ना। उसकी देखिए यहाँ एक डायग्राम दिया गया है ना।
ये डायग्राम है, इसकी जो मुख्य जड़ है कौन सी है, ये बीच से जो लंबी निकल रही है वो क्या है, मूसला जड़ है, ठीक है। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये जो छोटी छोटी जड़ें निकल रही है ये कौन सी हो जाएगी, पार्श्व जड़ हो जाएगी, है ना। अब देखिए ये जो बीच से निकली है ये कौन सी है, मूसला जड़ है, और ये जो बारीक बारीक निकली है ये कौन सी है, पार्श्व जड़ है, ठीक है। जिन पौधों की जड़ें 7.17 बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। अब कुछ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी जड़ इस जड़ की जैसे होगी, है ना। इसमें कोई मुख्य जड़ दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही है ना, सारी की सारी कैसी, पार्श्व जड़ है। तो ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, झटका जड़ या रेशेदार जड़ कहा जाता है ना, जो एक समान ही दिखाई देती है, ठीक है। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। अब क्या करना है कि हमने जो खरपतवार के पौधे एकत्रित किए हैं उनके जड़ के आधार पर उन्हें 2 समूह में बांट देना है। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखना है, ठीक है। जो मूसला जड़ वाले मिलेंगे और जो रेशेदार जड़ वाले मिलेंगे उनको समूह ए और बी में रखना है। ए के पौधों की पत्तियों को देखिए। अब क्या करना है हमें, जो ए के पौधों की जो पत्तियां हैं उसे देखना है, ठीक है। इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब उसकी पत्तियों को देखना है कि उसका सिरा विन्यास किस प्रकार का है और बी की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसा देखा जिससे कि पत्तियों और जड़ में कुछ रोचक संबंध नजर आ रहा है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार की सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए उसमें कौन कौन से रोचक संबंध होते हैं। जो मूसला जड़ होगी, है ना, जिसकी जड़ें ऐसी होगी उनका जो पत्तियों का सिरा विन्यास होगा वो कैसा होगा, जाली युक्त होगा। और जिसकी जड़ें कैसी होगी, ऐसी होगी, मतलब रेशेदार या झटका जड़ें होगी, तो उसकी जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वो कैसा होता है, समांतर होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार देखना है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ पौधों के नाम लिखेंगे, सिरा विन्यास का प्रकार लिखेंगे और जड़ के प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है घर में। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो जड़ें हैं वे मिट्टी से जल अवशोषित करती है और तना जल एवं खनिज को क्या करता है, पत्ती और उसके विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, भोजन बनाती है और यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, ठीक है। पत्तियों से तने में जाता है और तने से विभिन्न भागों में यह संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं, ठीक है। ये क्या है, गाजर की जो जड़ें होती है उसे हम खाते हैं, ठीक है। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। हम ऐसे पौधे के कई भागों को खाते हैं जिसमें भोजन संग्रहित होता है, ठीक है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जो एक तना दो तरफा मार्ग की तरह, है ना। ये एक तना है जो दो तरफा मार्ग की तरह, इधर भी मार्ग खुला है और इधर भी खुला है, ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, तो करता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। इनमें से आपको बोल रहा है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं और कुछ नीचे की ओर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें क्या है, ऊपर की ओर जाएगी। जैसे तना क्या करता है, जल को ऊपर की ओर पहुंचाता है और पत्तियों से जो भोजन बनता है, पत्तियां जो भोजन बनाती है वो क्या करती है, वह तने से होकर जड़ में और विभिन्न भागों में जाता है, ठीक है। तो ये दो तरफा मार्ग, एक जाने का और एक आने का, ठीक है। अब देखिए अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब हम
आगे क्या देखेंगे, पुष्प क्या होते हैं और इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। अब कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या आप पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? देखिए, हमने क्या किया था, 7.1 में एक हमें पौधे का डायग्राम दिया हुआ था, है ना, उसमें जो कुछ पुष्प थे, तो आपने उस पुष्प में कौन से कलर का यूज किया है और क्यों किया है वो बताना है। देखिए, यहाँ डायग्राम में क्या है, गुलाब की कली दी हुई है ना, ये बिना फूल वाला है और ये फूल वाला है। ठीक है, अब देखिए, क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? आपने घास के पुष्प देखे होंगे, है ना, कई प्रकार की जो घास होती है उनके पुष्प बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, गेहूं का पुष्प देखा है, मक्के का, आम का और अमरूद का भी देखा है। क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन हम कैसे करेंगे और इनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री क्या क्या है, एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पुष्प कलिका लेना है और किसी भी 2 पौधे के पुष्प लेना है। ठीक है, 2 पुष्प लेना है, जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर। ठीक है, ये पुष्प के ले सकते हैं। एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेंस और जल, हमें ये क्या लेना है और इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक फूल का डायग्राम दिया है ना, पुष्प का डायग्राम है, फ्लावर बना हुआ है, ये कली वाला है और ये खिला वाला है। ठीक है, अब देखिए, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। जो पंखुड़ियां होती है ये वाली, ये उसका क्या है, प्रमुख भाग है ना, जो खिला हुआ पुष्प है। अब विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती है। आपने देखा होगा कि गुलाब भी 2-3 रंग के होते हैं ना, व्हाइट गुलाब होता है, एक डार्क मेहरून होता है, कुछ गुलाबी होता है और कुछ एकदम रेड होता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे जो फूल है जिनके कलर अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, फिर बोला है, आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? आपके विचार में जो कलिका होती है ना, ये जो कली है ये कहाँ बंद थी? तो ये जो बाह्य दल होता है इसके अंदर में बंद होती है, कवर्ड रहती है। ठीक है, कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, कौन सा बाह्यदल है? ये वाला जो छोटी पत्तियों के रूप में दिखाई देता है। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन करना है। अब क्या करना है, जो पुष्प है और उसकी जो पंखुड़ियां हैं उसका बाह्यदलों का भली भांति से अवलोकन करना है। ठीक है, और कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें कितने बाह्य दल है? अब उसमें हमें काउंट करके देखना है कि उसमें कितने बाह्य दल है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? कुछ के क्या होंगे, जुड़े होंगे और कुछ के स्वतंत्र होंगे। ठीक है, डिपेंड किस पर करेगा कि आप किसका फूल ले रहे हैं। अब बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किस रंग की है? अब उसके बाह्य दल, जैसे गुलाब का, तो गुलाब के बाह्य दल हरे रंग का होता है और जो पंखुड़ियां हैं वो कैसी होती है, गुलाबी होती है या लाल होती है। ठीक है, फिर आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? जैसे कि आपने गुलाब का फूल ले लिया तो उसमें पंखुड़ियों को गिनना है कि आपको कितनी है, जैसे 15 है। ठीक है, आपको काउंट करके लिखना है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? अब पंखुड़ियां भी क्या होती है, किसी की जुड़ी हुई होती है तो किसी की स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो आपको ये भी देखकर लिखना है। क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग है या स्वतंत्र है? अब जो बाह्यदल जुड़ा है उसकी जो पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो उनसे अलग है या उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आप जब प्रेक्षण जो अवलोकन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखना है। ठीक है, जैसे 7.3 दिया है पुष्पों का प्रेक्षण। पौधे का नाम गुलाब है ना, बाह्य दलों की संख्या एवं रंग, बाह्य दलों की जो संख्या है वो अनेक हो सकती है। ठीक है, उसका रंग, ठीक है, आप जिस भी रंग का ले ले। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, अब पंखुड़ियों के का जो का रंग है और उनकी संख्या 5 ली गई है ना।
अब जिस भी कलर का ले ले। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र, अब इसमें बाह्य दल जुड़े रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं देखना है। पंखुड़ियाँ जुड़ी है अथवा स्वतंत्र, तो जो पंखुड़ियाँ वो कैसी होती है, पृथक होती है उससे। अब पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए रहते तो यह स्वतंत्र होते हैं। स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित, तो जो इसमें स्त्री केसर होता है वो कैसा होता है, उपस्थित होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये स्त्री केसर पुंकेसर क्या होता है, ठीक है। देखिए, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। अब हमें विद्यालय या किसी बगीचे में जाकर कई प्रकार के पुष्पों का अध्ययन करना है और उसे सारणी में लिखना है। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरे। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? पुष्प का जो आंतरिक भाग होता है, अंदर का भाग होता है, उसे आप कब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी यदि उसमें जुड़ी हुई है तो आप उसे अच्छे से नहीं देख पाएंगे, यदि स्वतंत्र है तो हम उसे हटाकर देख सकते हैं ना। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि धतूरा का फूल दिया हुआ है ना, ये कैसा है, अटैच है, तो हम इसके अंदर का जो भाग है उसे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्या करेंगे, हम इसे लंबाई में ऐसा काट देंगे और इसे अलग करके हम इसके अंदर का भाग भी देख सकते हैं, ठीक है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। अब क्या करना है, बोल रहा है कि हमें जो पुष्प का जो बाह्य दल है ना, तो उसे बाह्य दल को और पंखुड़ियों को हटा देना है। और ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। अब इसमें पुंकेसर कौन से है और स्त्री केसर कौन से है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। अब 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। 7.23 में दिखाए गए हैं। ये जो डायग्राम है इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प, जैसे ये परागकोश और ये तंतु, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा पुंकेसर का भाग है, ठीक है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? जब हम पुष्प को, उसके बाह्य दल और उसकी पंखुड़ियों को अलग करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, पुंकेसर को निकालकर उसके भागों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पुष्प का भाग दिया गया है ना। इस पुष्प के भाग में कौन कौन से हैं? ये जो होते हैं, ये जो डंडी वाला जो भाग रहता है ऐसा, है ना, ये पुंकेसर होते हैं। और ये जो ऊपर बीज के जैसे दिखाई देते हैं वो क्या है, परागकोश होते हैं ना, बीज होता है उसका। और जो ये बीच में होता है एकदम सेंटर में जो एक बनी होती है, डायग्राम बना होता है, वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। अब हमें क्या करना है, एक पुंकेसर का चित्र बनाना है और उसे नामांकित करना है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो स्थिर केंद्र में जो स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए, है ना। ये क्या है कि यदि हम ऐसे फूल को देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो पुंकेसर है ये इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि हमें क्या होगा, स्त्री केसर नहीं दिखाई देगा। तो हमें इसे हटा देना है और हम आसानी से स्त्री केसर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भाग को पहचानिए। अब यहाँ 7.14 दिया गया है जिससे कि हम स्त्री केसर के भागों को आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम दिया गया है। ये जो अटैच वाला भाग होता है ना, ये जो गोल आकृति वाला भाग जो होता है मोटा, इसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। जो ऊपर में एक छोटा होता है, छोटा गोला बना होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो बीच से का जो इसका भाग होता है, अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच का जो भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है, ठीक है। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। अब देखना है कि उसके अंडाशय की संरचना कैसी होती है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है, ठीक है। ये जो हमने देखा ये क्या है, ये अंडाशय है, तो इसका जो निचला हिस्सा होता है और फूला हुआ भाग होता है ना। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यदि हमें इसका आंतरिक संरचना देखना है तो हमें क्या करना होगा, इसे
काटना होगा। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र ए और बी में यहाँ देखिए ध्यान से दिखाया गया है। ठीक है, 7.25 में यहाँ दिखाया गया है कि हमें इसे ब्लेड से कैसे काटना है। ठीक है, अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है उसे हम एक स्लाइड या प्लेट पर रख के काट सकते हैं। अब इसे काटेंगे कैसे? पहला कौन सा है? अनुदैर्ध्य काट है और अनुप्रस्थ काट है। इससे हम कैसा करेंगे? लंबाई में ऐसा गोल काटेंगे और इसे सीधा खड़ा काट देंगे, है ना। देखिए जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, बीच से काट देते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद डालिए। जो हमने काटी है ना, तो उससे क्या होगा कि वह सूखने लगेगा, तो उसे ताजा रखने के लिए हमें जल की कुछ बूंदें डालना होगा। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें लेंस की सहायता से अंडाशय के जो आंतरिक संरचना है या रचना है उसका अध्ययन करेंगे। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? जब हम लेंस से देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगी? छोटी छोटी सी कुछ गोल संरचनाएं दिखाई देगी। तो वे संरचनाएं क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है ना। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? बीजांड कहलाएगी। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। ठीक है, जो बीजांड है उसका क्या करना है हमें, या जो आंतरिक संरचना है अंडाशय की उसे हमें अपने नोटबुक में डायग्राम करना है। ठीक है, अब कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाकर एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अब क्या करना है कि हमें और भी पुष्पों का अध्ययन करना है, तो हमें क्या करना होगा? अपने टीचर के साथ जाना है। कहाँ जाना है? विद्यालय में या किसी पार्क में जाइए और वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्पों का अध्ययन करिए। अब पुष्प के नाम जानने के लिए क्या करेंगे? हम माली की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पुष्पों के नाम मालूम नहीं होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़े। अब ध्यान ये भी रखना है कि हमें ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने हैं। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाहेदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको फूल मिलेंगे जिसमें बाहेदल हो सकता है, पंखुड़ी हो सकती है, पुंकेसर हो सकता है, पर स्त्रीकेसर ना मिले। मतलब इनमें से कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी। ठीक है, अब उसके फिर क्या बोला है कि कुछ पुष्प ऐसे भी होंगे जिसमें कि जो फूल का हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया है उससे कुछ अलग भाग भी मिल सकते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाहेदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? ऐसे कुछ पुष्प भी होते हैं जिसके जो बाहेदल होता है और जो पंखुड़ी होती है वो बिल्कुल सेम दिखाई देती है। क्या कोई पुष्प ऐसे भी है जिनमें बाहेदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको यह सब बातों का ध्यान रखना है और देखना है। ठीक है, क्या अब आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की जो संरचनाएं हैं सदैव एक जैसी नहीं होती? तो इस बात से हम सहमत है कि पुष्पों की संरचनाएं एक जैसी ही नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाहेदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे संरचनाएं नहीं होती, जरूरी नहीं कि उसमें जो बाहेदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर है इसकी संख्या समान हो। कुछ पुष्पों में इसकी अनुपस्थिति भी हो सकती है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। ठीक है, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? पत्ती, तना, जड़, लक्षण और कुछ कार्यों के बारे में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया और आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कौन कौन सी बातें सीखी इसमें कि पत्ती कैसी होती है ना, उसमें कौन कौन से शिराविन्यास पाए जाते हैं, पत्तियों के कार्य कौन से हैं, तना का कार्य कौन सा है ना, तने कैसे होते हैं, है ना, जड़ कैसी होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके लक्षण और उसके कार्य, ये सभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम इसमें पुष्पों की संरचना के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब क्या करेंगे? पुष्पों के कार्य और फल के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।